कहाँ पे थे? रिड्यूस। अच्छा, ओम्स लॉ ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ये करा दिया था। हाँ, 1900 कराना था। स्ट्रेट द, ठीक है। कह रहा है कि स्ट्रेट द एक्सप्लेनर प्रिंसिपल ऑफ द व्हीट स्टोन बी रिड्यूस्ड इट्स किरचॉफ्स रूल, रिड्यूस इट यूजिंग किरचॉफ्स रूल। ये कहता है भैया, व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है इफ करंट थ्रू द गैल्वेमीटर इक्वल्स टू 0, गैल्वेमीटर से अगर करंट पास नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू में R3 अपॉन में R4, या R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू में R3 अपॉन में R4 है। इफ सॉरी, एक मिनट का, ये इफ है, ये देन है, ये इफ है, और ये देन। आज इक्वल्स टू, समझ गए? कह रहा है कि अगर करंट कैलकुलेटर 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस का रेशियो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन में R4। और यदि आपका R1 अपॉन में R2 या R3 अपॉन में R4 है, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ गए? अब इसको प्रूफ कर रहे हैं किरचॉफ्स रूल से, प्रूफ। ठीक है, ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है, और ये आपका R3 रेजिस्टेंस है, और ये आपका R4 रेजिस्टेंस है, और ये जुड़ा एक बैटरी से, और यहां पे लगा गैल्वेनोमीटर। यहां से करंट गया I, यहां से करंट गया I1, यहां से कितना जाएगा I-I1, क्या आएगा? यहां पर चला गया IG, IG तो यहां पे क्या आएगा I1 माइनस IG। ये IG इधर आया, ये इधर आया, तो क्या हुआ I-I1 प्लस IG। अब ये दोनों करंट, ये वाला करंट जो इधर आ रहा है, ये वाला करंट जो इधर आ रहा है, इस जंक्शन पे जुड़ेंगे, फिर क्या होगा I हो जाएगा, क्या जाएगा I हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया D। लूप लेना है आपको, पहले क्या लेना? ABDA, ABD, ये लूप ले लो, फिर लूप ले लो BCDA, B, BCDB। इक्वेशन बनानी आती है? इक्वेशन बनानी आती है? वो कर देना। सिंपल सी जब इक्वेशन बन जाए आपकी, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस इनटू में करंट, रेजिस्टेंस इनटू में करंट, सब कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक कंडीशन लेनी, क्या देना? इस IG इक्वल्स टू में 0, क्या कर देना? जैसे ही आप IG इक्वल्स टू में 0 करोगे तो दोनों इक्वेशन कुछ अलग तरीके से बन जाएंगी, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना, आप देखोगे आपका आंसर आ चुका है। वही प्रूफ है, याद है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आउट ऑफ सिलेबस है तो, ठीक है, पोटेंशियोमीटर आउट ऑफ सिलेबस से करने की आवश्यकता है ना, आउट ऑफ ने पोटेंशियोमीटर। ठीक है, state the Biot-Savart's law and apply the find the magnetic field due to the circular loop carrying current at a point। ठीक है भैया, at its center on axis, याद है? कौन सा? अच्छा, explain the variation of resistance and resistivity to the temperature, याद है? resistance, final resistance equals to initial resistance 1 plus alpha T2 minus T1। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का आ जाएगा, इसका फाइनल रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टिविटी, सेम ही आएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, कह रहा है हैंस डिफाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको डिफाइन करना। उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो भैया अगर आपको याद होगा, रो फाइनल अपॉन में रो इनिशियल, इसको इधर ले आओ ना, और इस वन को इधर ले आओ, तो -1 अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, रो इनिशियल, और ये हो जाएगा आपका नीचे, ये आएगा तो डेल्टा टी लिख देना, इसकी वैल्यू क्या ले ली मैंने, डेल्टा टी, और ये क्या हुआ, अल्फा हो गया। ये क्या हुआ, डेल्टा, डेल्टा रो लिख दो, ये रो हो गया, ये डेल्टा टी हो गया, और ये क्या हुआ, अल्फा हो गया। क्या हो गया? अल्फा को डिफाइन कैसे करना है? अल्फा को डिफाइन ऐसे करना है कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। उसके लिए क्या होगा, रजिस्टिविटी में चेंज क्या है, 1, रजिस्टिविटी इनिशियल रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, 1, और टेम्परेचर में चेंज क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री या 1 केल्विन। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्या आएगा, 1 पर डिग्री, 1 पर डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है, अगर आप एक ऐसा वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, यदि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करते हो और उसके रेजिस्टिविटी में 1 का चेंज आ जाए, 1 साइमन, और वो जो भी है, ओम मीटर जो भी है, ठीक है, जो भी है, तो उसका जो अल्फा रहेगा वो क्या रहेगा, 1
पर डिग्री, 1/डिग्री, ये हो गया। ठीक है भैया, तो ये हो गया। ये याद है ना, इस पे क्वेश्चन कराए थे मैंने छोटे छोटे, नोट्स देख लेना तो उस पे पता लग जाएगा। नोट्स में क्वेश्चन इस पे आते हैं बहुत ज्यादा, बता रहा हूँ भी। तो थर्ड चैप्टर के नोट्स तो सारे पढ़ेंगे ना आप तो, है सारे पढ़े ना? तेरे वाले नोट्स नहीं जो मैंने भेजे वाले, हाँ वो पढ़ी हो। ठीक है, उसके बाद कह रहे भैया, हाँ, स्टेट द बायट सेवर्ट्स लॉ एंड अप्लाई द फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द। बायट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है? बायट सेवर्ट्स लॉ कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आइडियल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आर स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली होता है। डीबी इज डायरेक्टली क्या होगा? आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल्स में क्या होगा? म्यू नॉट 4 पाई, मैग्नेटिक कांस्टेंट है, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक एक सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस पे निकालनी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल दोनों ही करा रखा है मैंने, याद होगा आपको। सेंटर पे कैसे निकलेगा भैया? तो देखिए ये सेंटर, इसके देखिए एक एलिमेंट ले लिया डीएल, ठीक है, करंट आई है, और ये जहां पे निकालनी है उसकी दूरी क्या है? वो पॉइंट की दूरी क्या है? आर है। आर क्या? इसकी रेडियस है। आपको बता दूं, जो एलिमेंट है वो सर्कमफेरेंस पे, और जो डिस्टेंस है रेडियस है। रेडियस जो होती है सर्कमफेरेंस पे क्या होती है? 90 डिग्री पे होती है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो क्या होगी? डीबी होगी। उसकी वैल्यू म्यू नॉट 4 पाई, करंट करेंगे आइडियल हो गया, क्या हो गया? आइडियल। और साइन की वैल्यू क्या होगी? 90 होगी, है ना? और अपॉन में नीचे क्या होगा? आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? साइन नहीं लिख रहा क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होगी? 91 हो गया। ठीक है, अच्छा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है? आप इंटीग्रेट करो, इसकी वजह से कुल मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पर क्या होगी? तो बी म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर बाहर आ गया, और डीएल का क्या इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया, मैंने सेक्टर के लिए भी करा रखा है। सेक्टर के लिए याद है? सेक्टर के लिए ये तो पूरे रिंग के लिए हो गया, सेक्टर के लिए भी हो सकता है। सेक्टर के लिए क्या होगा? ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर की यहाँ पे क्या आएगा? आर की लेंथ आ जाएगी, एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि सेक्टर पूरा वो नहीं होता, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? एल है। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो एल आएगा, एल अपॉन में एक आर क्या होगा? थीटा हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और एक आर इसके नीचे आ गया, तो एल आर अपॉन में रेडियस क्या होता है? थीटा इन रेडियन। ठीक है, अच्छा, आपको वहां पे निकालनी है एक्सिस पे भी। एक्सिस पे निकालने का बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, ठीक है, एक एलिमेंट ये लिया, एक एलिमेंट ये लिया। इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बताई, तो ये क्या है? टेंजेंट खींच दी मैंने, है ना? याद है? इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, डीबी। याद है टकवाल? ठीक है, अब इसके ऊपर करंट क्या है? आई है। ये एलिमेंट है तो इसकी क्या हो? आइडियल। ये भी क्या हो गया? आइडियल। और आपको बता दूं, इस एलिमेंट के ऊपर ये जो रेडियस खींच रहे हैं, ये इसकी रेडियस क्या है? आर है। ये यहां से यहां तक की क्या है? स्मॉल आर है। और ये यहां से यहां तक की क्या है? एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 1/मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या? डीबी। डीबी की वैल्यू का म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल। और आपको बता दूं साइन थीटा 90 होता है, क्योंकि आपको बता दिया था मैंने, रिंग से ऐसे ऊपर से देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये इस रिंग के एलिमेंट पर ये जो चीज है ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल पर है। बता रखा है मैंने, कह रहा है आपको ये, अगर किसी को याद होगा तो। ठीक है, आइडियल अपॉन में नीचे का ये क्या है? डिस्टेंस क्या है इसका? एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये फाई एंगल है, ये भी क्या है? ये फाई एंगल है। तो इधर देखिए ये भी फाई होगा। आपको याद है कैसे बताया था? ये फाई है, ये 90 - फाई, ये क्या है? 90 है, तो ये क्या होगा? फाई हो जाएगा। तो ये भी फाई हो जाएगा। इसको क्या होगा? डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई। इधर क्या आएगा? डीबी साइन फाई, इसका भी डीबी साइन फाई आएगा। आप देख रहे हो डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। लेकिन इसका एलिमेंट का और इस एलिमेंट का डीबी साइन थीटा जुड़ रहा है। ऐसी पूरी रिंग के सारे डीबी साइन थीटा क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन थीटा के इंटीग्रेशन के, पूरी रिंग के डीबी साइन थीटा को जोड़ दोगे तो पी पॉइंट की कुल मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ गई। तो डीबी की वैल्यू क्या रखी है? ये रही म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन मैक्स स्क्वायर साइन। अच्छा देखिए, यहाँ पे लगा साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है भैया? आर है, अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि क्या है भैया? एक्स है। क्या है? और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पूरी रिंग का आपको करना है। तो भैया आप सब कांस्टेंट क्या क्या है? ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, केवल डीएल क्या है? वेरिएबल है। डीएल क्या है? छोटा सा पार्ट है। और भी जोड़ोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट 4 पाई आई आर, और नीचे क्या होगा? एक्स क्यूब। और ये डीएल को जोड़ोगे, डीएल क्या है? छोटा सा एलिमेंट है। इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? 2 पाई आर के बराबर आएगा। क्या होगा?
2 पाई आर के। उसके बाद सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। ये 3 नंबर की डेरिवेशन आती है जानना। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेट द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है भैया कि एक करंट कैरिंग वायर है, तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा एलिमेंट लोगे और उसके ऊपर खींच दोगे मैग्नेटिक फील्ड डीएल। तो कह रहा है भैया बी, डीएल क्या है? इस लूप का छोटा सा एलिमेंट, लूप का छोटा सा एलिमेंट। बी क्या है? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है इस एलिमेंट और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर गुणा करते हो और ऐसी हर पॉइंट के सारे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल को इंटीग्रेट करते हो, तो हमेशा क्या आएगा? म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। क्या आएगा? आई कौन सा करंट है जो इस लूप ने अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है। ठीक है भैया, और कह रहा है एक सोलिनोइड के अंदर और बाहर का टोरॉइड के, टोरॉइड तो है ही नहीं सिलेबस में है ना, टोरॉइड नहीं है तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, सोलिनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो मैंने आपको बता रखा है, कर लेना। ठीक है, ये आसान से डेरिवेशन देख लेना, थोड़ी लंबी है इसलिए मैं नहीं करा रहा। ये ना स्ट्रेट वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हमने क्या किया, जैसे गॉस थ्योरम इस्तेमाल करते थे वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनफिनाइट वायर है, ठीक है। तो यहाँ से जो, ठीक है, ये ध्यान रखना कि मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पर, वो होती है, याद है, बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। साइन 90 θ1 प्लस साइन θ2 होता था, लेकिन मुझे पता है इसके दोनों एंड इन्फिनिटी है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90-90 का होगा। साइन 90-90 1 होता है, तो इसलिए 2 आई हो गया। याद है? ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता लग गई, बी की वैल्यू क्या है, वो ये रही। ठीक है, अच्छा डीएल ये एलिमेंट है। ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अरे क्या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी है क्या मुझे 25 में? हाँ निकालना, मैं तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मतलब ये आनी चाहिए मेरी। ठीक है, ये, हाँ हाँ, बायट्स मतलब, हाँ बायट्स लॉ से एक एक्सप्रेशन आई थी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। उसमें 90-90 वैल्यू रखोगे तो आपकी आ जाएगी। इनफाइनाइट वायर के लिए ये दोनों एंगल क्या होते हैं? 90-90 होते हैं। अब देखिए भैया, इसको प्रूफ करना मुझे। ठीक है, तो मुझे पता है बी इंटू में डीएल किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल म्यू नॉट आई के, म्यू नॉट आई के। तो भैया बी मुझे पता है इस लूप पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी, डीएल म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी यहीं पे रखिए, म्यू नॉट आई अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन डीएल क्या है? छोटा सा एलिमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? 2 पाई आर के बराबर है। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो आंसर वही आ गया, म्यू नॉट 2 आई अपॉन में 4 पाई आर। आ गया, आगे बढ़े। उसके बाद क्या है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज डिफाइंड 1 एम्पियर। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन द टू, अच्छा अच्छा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बिल वाला, याद है? एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? L है, इसका एरिया क्या है? A है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? N है। तो इसके अंदर कुल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? लीना Ln क्या होंगे? याद है? Ln। ठीक है, चार्ज कितना होगा? लीना, याद है? चार्ज कितना होगा? लीना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही होता है, तो Ln इलेक्ट्रॉन पे लीना चार्ज होगा। ठीक है, अब मुझे पता है एक एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब वो मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है बी क्यू वी साइन थीटा। मुझे पता है क्यू की वैल्यू क्या है, इसके अंदर कुल कितना चार्ज फ्री है? लीना। तो एफ इक्वल्स टू टोटल फोर्स एक्सर्ट, इसके अंदर कुल जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री, इतने, उनके एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा? मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए, ये हो गया बी, क्यू की जगह पे क्या आएगा? लीना। क्या आएगा? लीना इनटू में वी और साइन थीटा। तो वी इसको अरेंज करोगे तो ये आएगा बी, और ये वी ई एन ए, वी ना, और ये क्या होगा? आई, और ये क्या होगा? एल। अच्छा एल आएगा। ठीक है, तो वीना क्या होता है? करंट होता है, वीना करंट होता है, तो इसलिए बी आई एल हो गया साइन थीटा, ये हो गया फोर्स होना करंट। ठीक है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द टू लॉन्ग स्ट्रेट, बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट। और कह रहा है कि भैया आपको फोर्स निकालना है, दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उनके बीच में करंट निकालना, उनके बीच की दूरी क्या है? I1 I2। हाँ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड याद है? दोनों फोर्स, एक पे, इस पे कितना फोर्स लगेगा? म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में
आर, इस पे भी इतना ही फोर्स लगता है, याद है मैंने कहा था बिल साइन थीटा लेकर, याद है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? 28वां। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का भैया प्रिंसिपल क्या है? जब एक करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी आती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क। क्या लगता है? जब एक करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, साले रुक जा, छोटे, चलो। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी आती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। वर्किंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो भैया आपको याद होगा, लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है, ऐसा रखा जाता है। नॉर्थ ऐसा होता है, साउथ ऐसे होता है, बीच में होती है रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, इसमें क्या होता है? आयरन कोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आती है, याद है? टॉर्क की वैल्यू हमेशा, ये नॉर्मल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो टॉर्क हमेशा क्या होता है? बीना ही रहता है, याद है? रेक्टेंगुलर कॉइल पे टॉर्क की वैल्यू होती है बीना साइन थीटा होती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए हमेशा साइन थीटा रहेगा। अब ये टॉर्क जितना ज्यादा रहेगा इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? उतनी ज्यादा, यानी टॉर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू थीटा, ठीक है। और टॉर्क इक्वल्स में क्या होगा? ठीक है, के टाइम्स ऑफ थीटा। के क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमें इसको रीस्टोर करने के लिए एक स्प्रिंग लगाते हैं ना, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी? बी ना, क्या आई थी? के थीटा, ठीक है। तब सारी चीजों को लिया तो आई को यहीं पे छोड़ोगे तो क्या होगा? के बना, कुत्ता बना, थीटा। ये क्या था? ये एक गैल्वेनोमीटर के लिए चीज क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कोई गैल्वेनोमीटर लाते हो खरीद के तो उसके अंदर अंदर की स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी, एंड सब कुछ कांस्टेंट है। यानी आई इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? थीटा। यानी आप जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट डालोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। समझ गए? क्या करा था, याद है? हो गया। करंट सेंसिटिविटी। हाँ हाँ। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाने के लिए देखिए भैया, सीधा इस फोर्स का है, फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा होता है। बोल हाँ, ठीक है। आई की वैल्यू निकाल ले, एफ इक्वल्स में क्या हुआ? बी एल साइन थीटा। बोल हाँ। फोर्स को कर दे 1 न्यूटन, क्या कर दे? मैग्नेटिक फील्ड को कर दे 1 टेस्ला, लेंथ को कर दे 1 मीटर, और साइन की कर दे वैल्यू 1। तो ये क्या आ जाएगा? करंट क्या आएगा? 1 एम्पियर। क्या आएगा? करंट क्या आ गया? 1 एम्पियर। आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कहेगा भैया कि यदि आप एक वायर जिसकी लंबाई क्या है? 1 मीटर, इफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसको किस में रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 टेस्ला, विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैल्यू 1 टेस्ला बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज 1 न्यूटन, देन द वैल्यू ऑफ करंट टू द वायर इज 1 एम्पियर। ऐसे डिफाइन करते हैं, समझी? कुछ नहीं है, सबको वन कर दे, बाद में वही इंग्लिश में लिख दे, ठीक है। हो गया? आगे क्या है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल यार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखिए ये भी बता दिया मैंने, ये ऐसे था, ये सारी चीजें करा दी है मैंने 5 5 बार, 4 4 बार। ये है वायर, करंट आई है, आई, आई, और ये आई, याद है? ठीक है। टॉप व्यू से देखा जाता था, याद है? इसको कुछ नहीं याद है भाई, सुसाइड ना कर ले इसके पेपर के बाद, तो मरी हो मत। जो थोड़ा पावर, कल मैंने एक लड़की की कसम खाई थी कि आज से ये नहीं खाऊंगा, उसने कहा ये मत खाना, मेरी कसम खाओ, मैंने कहा खा लेता हूँ। मर गई होगी। बारी में थी ना, मर भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, फीस तो मिली गई होगी इसकी। ठीक है, ये वाला डायग्राम याद है?
इस वाले और ये यहाँ के पे जो फोर्स था वो तो कैंसिल हो गया था, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स बचता था, उसको घुमाना, टॉर्क की वैल्यू बी ना साइन थीटा थी या बी ना कॉस थीटा थी। कॉस थीटा जब यूज करना जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था, और साइन थीटा जब यूज करना है जब, ऋषा नोट्स है आता तेरे को ये, तू क्या तो नहीं थी, कुछ पूछना था, कुछ आता भी नहीं और कुछ पूछना भी नहीं। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा बोल दो, साइन कॉस साइन साइन थीटा बोल दो, कॉस थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा जब यूज होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल होगा, और साइन थीटा जब यूज होगा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा, ठीक है। आज मैं पक्का वीडियो भेज दूंगा। कौन सा तेरे को चाहिए? सारी भेज दिए ना, तो देख लो वहां से। पेपर वाले दिन देखिए क्या, या पेपर आने के बाद देखिए? देखिए कौन सा? 30वां शंट यार, ये यार कुछ टॉपिक है, 2 लाइन का टॉपिक है, नोट्स देखना। पैरेलल में जोड़ोगे, गैलमीटर के पैरेलल में आकर अगर छोटा रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं, गैलमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हो तो बन जाता है एमीटर। क्यों जोड़ते हैं छोटा रेजिस्टेंस एमीटर? क्योंकि भैया मैक्सिमम करंट कौन कहां से पास होता है? नहीं, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं शंट में। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत, ताकि यहां से बहुत सारा करंट जाए, इससे बहुत कम करंट जा पाए, और ये स्ट्रॉन्ग करंट से क्या होता है, खराब हो जाता है। इससे स्ट्रॉन्ग करंट पास नहीं करना, ताकि अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास करेगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी, स्प्रिंग इसकी क्या होगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। और जब इसी के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है भैया, वोल्टमीटर। प्रिंसिपल वही है इसका, लिखवा रखा है मैंने। एमीटर के पैरेलल में क्यों रेजिस्टेंस जोड़ता है? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, उसका काम है करंट को मेजर करना। अगर उसका कुल रेजिस्टेंस कम होगा तभी वो मैक्सिमम करंट को मेजर कर पाएगा। वोल्ट मीटर का काम है कि भैया मिनिमम करंट जाए उसके अंदर से। मिनिमम करंट कब जाएगा? जब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो भैया वो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के नॉर्मल से हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? हमने ये बनाया था, नॉर्थ साउथ, ये है कॉइल, ये है आपका कोर, ये है नॉर्मल यहां से था, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, याद है? तो इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का केवल एक पर्पस है कि वो इस नॉर्मल के क्या हो, हमेशा परपेंडिकुलर है, ताकि टॉर्क हर जगह पे क्या रहे, इक्वल यूनिफॉर्म रहे, बी ना। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल मैग्नेटिक? इसका इंपोर्टेंस क्या है? ताकि भी टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या रहे, बी ना, क्या रहे, कांस्टेंट टॉर्क मिले, ठीक है। हाउ इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज रियलाइज्ड बाय द मूविंग कॉइल मैग्नेटर? क्या कह रहे हैं? बाय यूजिंग होर्सशू मैग्नेट, बाय यूजिंग होर्सशू मैग्नेट, ठीक है। होर्सशू मैग्नेट का यूज करके और आयरन कोर का इस्तेमाल करके। खैर आयरन कोर का इस्तेमाल ना भी करो, फिर भी होर्सशू मैग्नेट से आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों किया है? ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आयरन इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, सारी मैग्नेटिक फील्ड यहीं से पास करती है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अब आता है भैया, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज एंटर थ्रू द फील्ड। याद है? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं बी क्यू बी साइन थीटा, बी क्यू बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर मारता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। और जब परपेंडिकुलर मारता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, ऑब्लिकली मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा। तो जब इसका कुछ एंगल से बनता है तो इसका पाथ क्या होता है, हेलिकल, कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि दो दो कंपोनेंट, वेलोसिटी के तब 2 कंपोनेंट होते हैं, परपेंडिकुलर में केवल एक कंपोनेंट है जो कि बी क्यू बी फोर्स लगाता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। लेकिन जब आपका ऐसा लगता है, ऐसा, तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। वी साइन थीटा इसको गोल गोल घुमाता है, वी कॉस थीटा इसको आगे ले आता है, तो पाथ कैसा होता है इसका,
हेलिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। याद है डाइपोल मोमेंट क्या था? भाई प्लीज लिखिए, करंट इनटू में एरिया, करंट इनटू में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी क्या वी, ठीक है, घूम रहा है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या, ई, और टाइम कितना लगेगा पूरे सर्कल कंप्लीट करने के लिए? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ई डिस्टेंस कितना है भैया पूरे सर्कल का, 2 पाई आर, और स्पीड कितनी है भैया ये, तो ये हो जाएगा आपका हाफ वी आर पाई वी आर, और ये क्या होगा वी। दिक्कत तो नहीं है? तो ऊपर जाएगा। हाँ वी ऊपर ले आ रहा है, आर है आर, ठीक है। टू बी, वो बी है या फिर सिर्फ पाई है? ई वी आर है, ई वी आर पाई आर। अबे छोड़ना साले, ये लिख दिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? करंट, करंट की वैल्यू क्या रखी है? ई 2 पाई आर अपॉन में वी, है ना, इनटू में एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये हो जाएगा हाफ ई वी आर, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। स्टेट द एक्सप्लेन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था, क्या कहते हैं फैराडे लॉ? कितने लॉ है फैराडे के? पहला बता। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है। जैसे फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, भाग जाएगा। अगला क्या कह रहा है, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। स्टेट द लेंज लॉ एंड शो दैट अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है। लेंज लॉ क्या होता है भैया? लेंज लॉ कहता है कि कॉइल के अंदर इस प्रकार से पोलैरिटी डेवलप होती है कि वो फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके, ठीक है। कॉइल के अंदर जो पोलैरिटी डेवलप होती है वो इसलिए डेवलप होती है कि वो कॉइल अपने फ्लक्स को चेंज करना नहीं चाहते, ठीक है। और ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है? तो भैया आपको पता है कॉइल का फ्लक्स कब तक कब चेंज होगा? कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कब आएगा, फ्लक्स कब चेंज होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी? जब आप या तो कॉइल को मूव कराओगे या मैग्नेट को मूव कराओगे, मतलब आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। यानी आप जो मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हो उसकी वजह से कॉइल का लगातार क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी को अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर क्या लगी है, यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ये ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। जैसे ही आप मैकेनिकल वर्क डन करना बंद कर देते हो वैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो जाती है। अब कॉइल के अंदर तभी तो ईएमएफ आता है जब तक उसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज कैसे होगा, जब आप मैकेनिकल वर्क करोगे। जैसे ही आप मैकेनिकल वर्क करना बंद कर देते हो वैसे क्या होता है, गायब हो जाता है। समझ गया? यार वो दवाई यार, एनोटेट के बटन, एनोटेट के, एनोटेट, बट ठीक है, अबे एनोटेट ही है वो। कौन सा है ये वाला? 37 37 पढ़ भी, पढ़ जल्दी पढ़, पढ़ यार। use Lenz law to find the direction of induced EMF in a coil when a north pole is brought towards the coil. देखिए लेंज लॉ का इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताना है कि कॉइल के अंदर किस प्रकार से करंट आएगा। यदि आप कॉइल के सामने वाले फेस पे नॉर्थ पोल ला रहे हो, नॉर्थ पोल लाओगे तो कॉइल क्या करेगी भैया मेरे, अब मैग्नेट पास में आ रहा है, पास में आएगा तो कॉइल क्या करेगी, रिपेल करेगी। रिपेल करने के लिए अगर नॉर्थ पोल पास मारा, उसको रिपेल करने के लिए कॉइल को भी कौन सी पोलैरिटी लानी पड़ेगी, नॉर्थ। नॉर्थ और करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगला बोल, North pole taken away from the coil. नॉर्थ पोल जब जाएगा तो इससे क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम नहीं होने चाहती कॉइल, तो इसलिए उसको अट्रैक्ट करेगी। नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी पोलैरिटी, साउथ। साउथ पे कैसे करंट आएगा, क्लॉकवाइज। आगे बोल। A south pole is brought towards the coil. साउथ पोल अगर पास में आएगा फिर भी फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के लिए कॉइल उसको रिपेल करेगी, साउथ पोल को रिपेल करने के लिए साउथ पोलैरिटी क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट। A south pole is taken away तो from. बस सेम है, नॉर्थ पोलैरिटी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ Draw illustration in each case. हो गया, वो ड्रॉ कर दिया हमने, डायग्राम ही तो ड्रॉ करना है। आगे बढ़ा। What is motional EMF? मोशनल ईएमएफ वो ईएमएफ होता है जो मोशन की वजह से आता है। हम किसी चीज को मूव करा रहे हैं, उस मूवमेंट की वजह से उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मोशनल ईएमएफ। Deduce an expression for it. इसकी एक्सप्रेशन डिड्यूस करनी है, देखिए भैया
ये आपकी कॉइल है, इसकी वेलोसिटी भी है, अभी ये यहाँ पे थी, थोड़ी देर बाद ये कहां पे आएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर, एक्स प्लस डेल्टा, यहाँ पर टाइम क्या था टी, यहाँ पर आते आते टाइम क्या हुआ टी प्लस डेल्टा टी आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने इसका पूरा कंसेप्ट बता रखा है, ध्यान रखना, याद। तो भैया देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या भी है, आर्म की लेंथ क्या है, क्या है, फ्लक्स क्या होगा, ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन में डी टी, बोला हाँ, डी अपॉन में डी फाई क्या होगा, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, तो ये एरिया, ये फ्लक्स चेंज हुआ ना, केवल ये फ्लक्स, कॉइल पहले यहां पे थी फिर यहां पे आ गई, तो फ्लक्स निकाल, फ्लक्स का फॉर्म होता है बी ए कॉस थीटा, याद है, ईएमएफ डी अपॉन में डी टी, माइनस भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है, कौन सा एरिया, वो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से इसकी चौड़ाई क्या है, डेल्टा एक्स, अबे ये एक्स था, यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, तो ये चौड़ाई कितनी होगी, डेल्टा एक्स, इसकी लंबाई कितनी है, तो एरिया क्या होगा एल इंटू में डेल्टा एक्स। दिक्कत है, इससे मत करो, ये मत करो, ज्यादा घंटा हो जाएगा, सिंपल तरीका, सबसे प्यारा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक लाइन का, डेल्टा डेल्टा इसमें कंफ्यूजन है ना, एकदम से दिमाग में आ गया, मैंने कहा यार प्यारा तरीका बताया यार बच्चों को। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मूवेबल आर्म है, यहां से आगे की दूरी क्या एक्स है, अब आपको पता ये चल रहा है तो एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्या होगा, एक्स वेरिएबल होगा ना, जब ये इधर चल रहा है तो एक्स वेरिएबल होगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, इस वक्त, जिस वक्त एक्स था, ये वाला डिस्टेंस कितना था, एक्स था, ये एक्स वेरिएबल है, तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा माइनस डी अपॉन में डी टी, ठीक है। बी कांस्टेंट है, एरिया क्या होगा, इसकी लंबाई क्या है, एल है, यहां से आते की लंबाई क्या है, एल है, चौड़ाई क्या है, एक्स है, तो एरिया क्या होगा एल इंटू में एक्स, बोला हाँ, कॉस थीटा, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, ये इक्वल्स टू में बाहर क्या क्या जाएगा, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, और अंदर क्या होगा एक्स वेरिएबल है, डीएक्स फॉर्मेलिटी क्या होता है, वेलोसिटी, डीएक्स फॉर्मेलिटी क्या होता है, तो ये जाएगा, ये मत क्या होगा माइनस बी एल वी कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या है भैया, तो आपको बता दूं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर है, और इस कॉइल का जो फेज है वो ऐसा है, तो नॉर्मल क्या होगा, इसका भी अंदर होगा, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो ईएमएफ क्या होगा बी एल वी, क्या होगा, इफ सर्किट हैज रेजिस्टेंस आर, तो करंट क्या होगा बी एल वी अपॉन में रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, हीट क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई क्या है बी एल वी अपॉन में आर का होल स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, हीट आ जाएगा, पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर, क्या होती है आई क्या होता है बी एल वी अपॉन में आर का होल स्क्वायर इंटू में आर, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है, कौन सा थर्ड इयर, व्हाट इज द मोशन हो गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ राइट हैंड रूल क्या कहता है भैया, राइट हैंड रूल ये है सीधा, ठीक है, थंब जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, जो थंब, राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल, ध्यान दीजिए, इसको नहीं पता होगा लिख ले, थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ नहीं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर
फिंगर क्या आता है भैया आपका, तो करंट देता है। ओ सॉरी, डायरेक्शन देखिए एक बार, देखिए एक बार, राइट हैंड रूल कभी यूज ही नहीं किया। देखियो, मैं तो लेंस लो से निकाल देता हूँ। फोर्स और होता है नहीं मैग्नेटिक। नहीं, राइट हैंड, वो लेफ्ट हैंड रूल हो गया। नहीं, फोर्स नहीं होता ना। अरे एक से इंड्यूस्ड करंट का पता चलता है और एक से अब राइट हैंड रूल एक बार नेट पे देख लेना यार, क्या कर देख लेना है, लिखवा है, लिखवा रखा है। नहीं डायरेक्शन नहीं निकल नहीं लिखवाया, मैंने यूज ही नहीं किया कभी इसका। मैं तो लेंस लो से निकाल देता हूँ, लेंस लो से इस्तेमाल करके निकाल जा सकता है आराम से। ठीक है, अगला क्या है भैया, व्हाट इज एडी करंट। याद है भैया एडी करंट क्या था, जब किसी भी बल्क पीस का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, बल्क पीस का, बड़े पीस का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए कॉइल अपने अंदर क्या लाती है भैया, पोलैरिटी डेवलप करती है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करती है, उसी को उस करंट को हम क्या कहते हैं भैया, एडी करंट। करंट एडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्कुलर शेप में आता है। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन, बहुत सारा। डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, याद है आपको, कोई चीज डैम्प बहुत तेज ऑसिलेट करती रहती है, अगर आप उसके अक्रॉस में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा। मैंने बताया था ना, एक कॉइल है वो लगातार डैम्प कर रही है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, वो रुक जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि जब वो अंदर आएगी तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा, जब वो जाएगी तो उसका फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। दोनों केस में चेंज हो रहा है, चेंज कॉइल को पसंद नहीं, इसलिए उसको रुकना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। ब्रेक ब्रेक याद है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का कंसेप्ट क्या है भैया, अगर रेलगाड़ी वगैरह चलती रहती है तो उसके पहिए के अक्रॉस में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या तो उसका बार बार फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज को वो पहिया क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज करने से के लिए क्या करेगा, रुक जाएगा वो। अगला कह रहा है इंडक्शन फर्नेस, याद है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में क्या करते हैं, बहुत बड़ी भट्टी होती है, भट्टी के अक्रॉस में क्या करते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से वहां पे जो पीसेस पड़े होते हैं उनका फ्लक्स बार बार चेंज होता है, फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आता है। इंड्यूस ईएमएफ के साथ क्या आता है, एडी करंट आता है। एडी करंट क्या करता है, हीट जनरेट करता है, उससे वो क्या होता है, पिघल जाता है मामला। ठीक है, what is the physical quantity, which physical quantities is called the inertia of electricity, induced EMF। ये क्वेश्चन आया काफी बार, कह रहा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम इनर्शिया इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इनर्शिया किसको कहते हैं, तो इनर्शिया का मतलब होता है जो अपोज करे। अपोज कौन करता है, इंड्यूस ईएमएफ, किसको, फ्लक्स के चेंज को। वाई इट इज कॉल्ड सो, इसलिए कहता है क्योंकि भैया ये भी क्या करता है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, 42 डिफाइन द सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है भैया, व्हाट इज द यूनिट, राइट द डायमेंशन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या है भैया, तो एक कॉइल जब इसके अंदर वेरिएबल करंट डाला जाता है तो उस कॉइल का करंट उसके वेरिएबल करंट की वजह से उसका फ्लक्स बार बार क्या होता है, चेंज होता है। और इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल खुद से क्या लाती है, एक इंड्यूस ईएमएफ लाती है, जो इंड्यूस ईएमएफ उसके फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, अपोज होने से बचाता है। इसको हम कहते हैं, कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। लिखा रखा है मैंने आपको, इसके साइन यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, निकाल लेना डायमेंशन इसका। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। सोलेनोइड का सेल्फ फ्लक्स क्या होता है, एल आई, क्या होता है, एल क्या होगा, पाई अपॉन में आई। पाई क्या है, फ्लक्स, बी ए, बी होता है कॉस की वैल्यू 1 होती है सोलेनोइड के लिए। ठीक है, आई, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, सोलेनोइड का एरिया ए और आई। अब देखिए एन से भी मल्टीप्लाई होता है, अगर आपको याद होगा तो फ्लक्स में बना होता है, बना कॉस थीटा, क्या होता है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका भैया म्यू नॉट, स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन में एल, आई ए, और ये क्या हुआ एन, और ये नीचे क्या है भैया, ऑलरेडी आपका आई लगा हुआ, आई से आई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट एन और एन क्या होगा, एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, दैट इज द सेल्फ इंडक्शन सॉलिनोइड। अगला बोलो भैया, हो गया। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आई डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्शन, राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है भैया, तो कह रहे भैया म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जब एक कॉइल के अंदर वेरिएबल करंट जाता है, वेरिएबल करंट की वजह से उसके अंदर उसका फ्लक्स क्या होगा, बार उसकी मैग्नेटिक फील्ड बार बार क्या होगी, चेंज होगी। कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो पास में रखी कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, उसकी वजह से बार बार चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए पड़ोस वाले कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आता है जो उसके फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, अपोज करने से बचाता है, चेंज होने से बचाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उस सेकंड कॉइल की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी असाइनमेंट भी क्या होती है, हेनरी होती है, डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है भैया, फ्रैक्चर फैक्टर अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्शन, तो रिलेटिव ओरिएंटेशन। मान लीजिए भैया, अगर आप क्या करते हो भैया, एक सोलिनॉइड ऐसी है, एक सोलिनॉइड ऐसी है, या फिर एक सोलिनॉइड ऐसी है, फिर एक सोलिनॉइड ऐसी है। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है। ठीक है भैया, जब आप, और एक तरीका ये भी है कि इन दोनों को ओवरलैप कर दिया जाए, इस केस में सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होता है, फिर उसके बाद इसमें होता है, फिर इसमें, और इसमें क्यों नहीं होता, होता है इसमें, इसमें सबसे कम होता है। ठीक है भैया, तो रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर, या फिर एक कंडीशन और है कि भाई बीच में क्या रख दो, फेरोमैग्नेटिक
सब्सटेंस होगा फिर भी म्यूचुअल रिएक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया, ड्राइव द एक्सप्रेशन। अगला एक और है, ये नहीं आउट ऑफ फ्लेवर्स है ना, कपलिंग वाला कहाँ गया?